हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स जिनको हम हिंदी में बोलते हैं अम्ल, बेसिस क्षारक और सॉल्ट्स लवण। जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं उनको हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे इन तीनों में बांट सकते हैं। तो एसिड एक कॉमन, अगर हम इसको लें इसकी प्रॉपर्टी, तो ये कैसे होते हैं, सोर होते हैं, टेस्ट में खट्टे होते हैं। ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। बेसिस यानी क्षारक बिटर होते हैं टेस्ट में, सोपी टू टच, सोप जैसे साबुन होता है ना, वैसे वो उनको टच होने में वैसे होते हैं सोपी, और दे टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। अगेन ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल्स देखिए, एसिड के एग्जाम्पल हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बेसिस के एग्जाम्पल आ जाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कुछ एसिड्स जो हम कॉमन डे लाइफ में यूज़ करते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये भी आपको हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये सोर्सेज हैं जो आप देखोगे कि आप एवरीडे लाइफ में आप इनको देखते होगे कहीं ना कहीं। जैसे वेनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। आपको क्या दिया रहेगा एग्जाम में, सोर्स दिया रहेगा, आपको उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको ये लिखना है। तो ये आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ऑरेंज एंड लेमन यानी जो खट्टे फल होते हैं उनमें होता है सिट्रिक एसिड, इसी के लिए हम इनको सिट्रस फ्रूट्स भी बोलते हैं। टैमरिंड यानी इमली, इसमें होता है टार्टरिक एसिड। टोमेटो यानी टमाटर, इसमें होता है ऑक्सैलिक एसिड। कर्ड यानी जो दही है उसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। और जो आंट स्टिंग है यानी जब जो चींटी है उसके जो स्टिंग होता है, उसका जो डंक होता है, उसमें पाया जाता है आपका मेथनोइक एसिड। मेथनोइक एसिड का दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की एसिड्स की क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम इसमें एसिड को अलग अलग चीज़ों से उनकी रिएक्शन देखेंगे। तो पहली है रिएक्शन विद मेटल, यानी जब कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब कोई मेटल और एसिड की रिएक्शन होती है तो आपको मिलेगा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। से फॉर एग्जांपल, यानी अगर हिंदी में देखें, कोई धातु और अम्ल के बीच में अगर रिएक्शन होती है तो आपको मिलेगा लवण और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे जिंक है, जिंक एक धातु है, एसिड हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको मिला ZnSO4 यानी मेटल का सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। अच्छा, आपको एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस निकलती है, या फिर वो पर्टिकुलर इक्वेशन लिखिए या क्या होता है। लेकिन एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि हम एसिड्स को मेटल के कंटेनर्स में क्यों नहीं हम उसको रखते हैं। तो इसका आपको आंसर यही मिलेगा, क्योंकि जब हम किसी एसिड को किसी मेटेलिक कंटेनर में रखेंगे, किसी धातु से बने हुए कंटेनर में रखेंगे, तो वो उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा और रिस्पेक्टिव वो अपना सॉल्ट बना लेगा। करेक्ट। तो इसीलिए ऐसे एसिड्स को जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं हम उनको मेटेलिक कंटेनर में नहीं रखते हैं। ये बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बोर्ड के हिसाब से हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब है दूसरा है रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो यानी जब एसिड किसी कार्बोनेट से, किसी मेटल कार्बोनेट से या किसी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। एक सिंपल इक्वेशन है, अगर कोई मेटल कार्बोनेट या मेट्रोजन हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो अपना रिस्पेक्टिव सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर मिलेगा।
करेक्ट। तो आपको एक ये सिंपल जो मेन आप कह सकते हो इक्वेशन है, आपको दिमाग में रखनी है कि सॉल्ट मिलेगा ही, लेकिन कौन सी गैस मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिलेगा, वाटर। जबकि ऊपर आप देख रहे थे आपको कौन सी गैस मिल रही थी, हाइड्रोजन गैस। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। जैसे अगर मेटल कार्बोनेट, अगर हम कोई मेटल कार्बोनेट ले लेते हैं, सपोज मेटल है कैल्शियम, उसका कार्बोनेट होगा, बहुत सारे आपको कैल्शियम कार्बोनेट्स मिलेंगे, जैसे आपका लाइमस्टोन हो गया, चॉक हो गया, मार्बल हो गया, ये सब क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमने इसी चीज़ को हमने एक एग्जाम्पल से रिएक्शन के फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ CaCO3 को जब हम एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कर रहे हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम क्या मिला, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर, और CO2 गैस इवॉल्व हुई। जो CO2 गैस इवॉल्व हुई वो ब्रिस्क एफर्वेसेंस के साथ निकलती है। अब ये क्या वर्ड होता है, ये होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, तो जब सोल्यूशन में से गैस बहुत रैपिडली इवॉल्व होती है, रैपिडली निकलती है, तो उसके वजह से क्या होता है, बबलिंग होती है, बबल्स के फॉर्म में निकलती है, उसे ब्रिस्क एफर्वेसेंस कहते हैं। इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि इससे कौन सा क्वेश्चन आता है। इससे आपको आता है कि आपको बोला जाएगा कि अगर हम लाइम वाटर से, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि लाइम वाटर से एक गैस पास की गई जिससे कि लाइम वाटर मिल्की हो गया, तो वो कौन सी गैस थी, उसमें देखिए वो है वैसे कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम देखेंगे कैसे। या फिर आ सकता है कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर से पास करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है, क्यों, इस चीज़ को पढ़ते हैं। देखिए, जब हम लाइम वाटर से यानी COH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम पास करते हैं, तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, ये होता है वाइट प्रेसिपिटेट, मतलब एक वाइट पाउडर्ड फॉर्म के रूप में आपको ये मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। कब, जब हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो हमें मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट। इसकी वजह से लाइम वाटर कैसा हो जाता है, मिल्की। मिल्की क्यों है, क्योंकि एक वाइट प्रेसिपिटेट है और ये उसको मिल्कीनेस देता है। लेकिन क्या होता है, ये तो आपने एक लिमिटेड अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, लेकिन अगर आप एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर दें तो अभी आपको ये मिल गया है, लेकिन अगर आप इसी में से और आप कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास करेंगे तो क्या होगा, इसी के यही है, इसमें अगर आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करी तो आपको मिलेगा, यहीं पे लिख लेते हैं चलिए, यानी CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, तो आपको मिल जाएगा CaHCO3 प्लस, सॉरी, ये क्या है, एक्वस, यानी ये वाटर में डिजॉल्व रहेगा और ये कोई प्रेसिपिटेट के फॉर्म में नहीं होता है। आपको मिलेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस 2, करेक्ट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होता है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। इसी की वजह से क्या हुआ कि अब ये CaCO3 किस में चेंज हो गया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट में, करेक्ट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा। ये आ सकता है लाइम वाटर से अगर एक पर्टिकुलर गैस पास करी तो वो मिल्की हो गया, तो वो कौन सी गैस थी। या ये आ सकता है कि जब लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, वाई। इन दैट केस यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन। आपको इस रिएक्शन को लिखना है कि जब हम लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है, जो एक वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको मिलता है, और यही उसको मिल्कीनेस देता है। ओके, देन है थर्ड है रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड, यानी जब एसिड जो है मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। जब एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो आपको पर्टिकुलर सॉल्ट मिलेगा उस मेटल का, और आपको मिलेगा वाटर। तो ये तीन आपको ध्यान रखने हैं और इसमें से कैसे क्वेश्चन आने हैं ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है।
अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस, यानी बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें हमें दो रिएक्शंस पढ़नी है, यानी मेटल, एक है जब बेस, कोई भी बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो तब क्या होता है, और जब कोई बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो इसमें भी एक सिंपल हमें इक्वेशन याद रखनी है कि जब कोई मेटल किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। एग्जाम्पल, जिंक को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड में रख रहे हैं तो हमें किसका सॉल्ट मिल रहा है, उस पर्टिकुलर मेटल का Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, यानी सोडियम जिंकेट, ये सॉल्ट है। तो क्वेश्चन फिर आपका इसमें इससे यही आएगा कि हम किसी बेस को हम क्यों मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करते हैं। तो इसीलिए स्टोर नहीं करते हैं क्योंकि अगर हम किसी बेस को मेटल के कंटेनर में स्टोर करेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, एक रिएक्शन हो जाएगी, वो बेस जो है मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और अपना सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करेगा, तो आपका सेफ नहीं है। दूसरा है रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगी बेस की तो क्या होगा, तो कुछ नहीं, अगर किसी नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ बेस की रिएक्शन होगी तो आपको मिलेगा उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट और मिलेगा आपको वाटर, लाइक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को सब किया तो आपको मिला कैल्शियम कार्बोनेट, सॉल्ट और वाटर। अब है रिएक्शन, अगर एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो क्या होगा। अब बात करते हैं जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो जब कोई एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्शन के थ्रू जाते हैं, तो आपको मिलता है सॉल्ट और वाटर, यानी अम्ल और क्षारक का जब रिएक्शन होती है तो आपको क्या मिलेगा, लवण और पानी। इसको हम सिंपल वे में कैसे दिखा सकते हैं, एसिड को हमने सपोज HX से दिखा दिया है और बेस को हमने किससे दिखाया, MOH से, करेक्ट। तो ये M फॉर क्या है, मेटल, ठीक है, ये इससे रिएक्ट करेगा और ये आपको मिलेगा ये सॉल्ट, और ये एक सिंपल उसमें हमने इसी चीज़ को लिख रखा है। और वाटर को हम HOH, देखिए एक H ये खाली, एक ये और ये OH खाली, तो इसको हमने लिख दिया HOH। इसको हम क्या लिख सकते हैं, H2O भी लिख सकते हैं। इसमें H क्या है, हाइड्रोजन के लिए है, करेक्ट। M किसके लिए है, मेटल के लिए है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें HCl और ये हो गया हमारा बेस। तो इसमें देखिए क्या होगा, ये जो सोडियम है ये इस Na के साथ हो जाएगा और आपको मिलेगा HOH, यानी HOH यानी ये आपको मिल गया वाटर, ठीक है। और ये आपका क्या मिल गया, Na और Cl, ये मिल गया आपको सॉल्ट, वाटर, एसिड, बेस। आप कह सकते हैं जब कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो उसका रिस्पेक्टिव सॉल्ट या वाटर बनाता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एसिड ने बेस को न्यूट्रलाइज कर दिया, या आप कह सकते हो कि बेस ने एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया या उसके इफेक्ट को नलीफाई कर दिया। क्योंकि उसके इफेक्ट को, ये एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं, क्योंकि न्यूट्रलाइज किया ना, तो हम ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हिंदी में बोलेंगे उदासीन उदासीनीकरण अभिक्रिया। रिएक्शन, क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, नलीफाई कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए इनका नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, या फिर न्यूट्रलाइजेशन, सीधे सीधे पूछ सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, करेक्ट।
अब हम देखते हैं कि जब हम किसी एसिड को या बेस को अगर हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, यानी वाटर सॉल्यूशन में जब हम डालते हैं तो क्या होता है। तो जब हम किसी भी एसिड को हम वाटर के सॉल्यूशन में डालते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन आयन, करेक्ट। कैसे? एसिड प्लस वाटर क्या होता है कि जो ये आपका हाइड्रोजन आयन होता है ये अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। अकेला मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, अकेले ही नहीं कर सकता है, तो ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो अगर आपको पूछा जाए कि वाटर के प्रेजेंस में या जब हम एसिड और वाटर को हम मिलाते हैं तो आपको कौन सा आयन मिलता है, तो आपको मिलता है हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, बिकॉज क्योंकि हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, इसीलिए इट रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयन। सिमिलरली जब हम बेस को हम किसी वाटर में मिलाते हैं तो क्या होता है, तो आपको मिलेगा OH नेगेटिव आयन। तो हम जब किसी भी बेस को वाटर में हम डिज़ोल्व करते हैं तो आपको कौन सा आयन मिलता है, OH नेगेटिव, करेक्ट। अब सारे के सारे बेसिस जो हैं वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, कुछ बेसिस वाटर में डिज़ोल्व होते हैं। ऐसे बेसिस जो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कली, उनको हमने स्पेसिफिक टर्म दिया है एल्कली। तो एल्कली क्या है, एल्कली एक ऐसा बेस है जो कि वाटर में डिज़ोल्व होता है। और आप ये देख रहे हैं कि चाहे हम एसिड की बात करें चाहे हम बेस की बात करें, हमें यहाँ क्या मिल रहे हैं, आयंस मिल रहे हैं, ठीक है, फ्री आयंस मिल रहे हैं। ये जो फ्री आयंस होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए जब हम एसिड और बेस को जब हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उनके एक्वस सॉल्यूशन में से, तो वो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आगे का चैप्टर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको आज का ये समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।